आदाब, नमस्कार। हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असादुद्दीन ओवैसी हैं। आपने देखा कि सरकार ने गुरुवार को वक्फ अमेंडमेंट बिल संसद में पेश किया, जिसका विपक्ष के तमाम नेताओं ने पुरजोर विरोध किया। लेकिन उम्मीद के मुताबिक जेडीयू और टीडीपी एनडीए के साथ ही रहे, यानी सरकार के साथ ही रहे। फायदा यह हुआ विपक्ष की एकजुटता और जिस तरीके से विरोध किया गया कि मामला, अब ये पूरा बिल है वो जेपीसी को भेज दिया गया। लेकिन बहुत बड़ी आपत्तियां हैं जो उठाई गई। असादुद्दीन ओवैसी साहब ने तमाम बातें कही और कहा कि ये मुसलमानों की स्वतंत्रता का हनन है, उनको इबादत करने से रोका जा रहा है, अल्लाह को दी गई संपत्ति आप कैसे छीन सकते हैं। बहुत सारी बातें कोर्ट में, माफ कीजिएगा, संसद में ओवैसी साहब ने कही। ओवैसी साहब हमारे साथ एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं। ओवैसी साहब, ये सरकार, जब आपने सुना रिजिजू साहब ने बोला, माइनॉरिटी मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि ये वक्फ में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और इक्वालिटी लाने के लिए ये अमेंडमेंट ला रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, इनका जो ये बोलना है ना, सरासर झूठ है। इसलिए झूठ है कि एक ही सेक्शन से इनकी झूठ साबित हो जाती है। ये सेक्शन 52A अभी है, वो ये कहता है कि अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी का एलिनेशन होगा गलत तरीके से, तो उसमें सज़ा थी रिगरस इम्प्रिजनमेंट। अब सरकार क्या कर रही है? सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ये कौन सी आप ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं? दूसरी बात ये है कि ये पूरे आपके देखने वालों को और देश को समझना चाहिए कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। वो मुसलमान अपने खून पसीने की कमाई से उसको अल्लाह के नाम पे वक्फ करता है, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सरकार उसकी निगरानी कर सकती है, मगर सरकार पूरा घुसकर कंट्रोल या कब्जा नहीं कर सकती, जो सरकार अब कर रही है। तीसरी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूज़र का जो सेक्शन है उसको सरकार निकाल ही दे रही है और कह रही है कि वक्फ बाय यूज़र जो है सेक्शन 3RI में कह के वक्फ बाय यूज़र निकाल रही हैं और डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। पर डॉक्यूमेंटेशन सुन्नी विभाग का मस्जिद का कहाँ होगा? अच्छा, उसके बरक्स आप देखिए कि हिंदू एंडोमेंट में यूसेज और कस्टम के जरिए मंदिर हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि भाई वक्फ बाय यूज़र नहीं होगा, आप डॉक्यूमेंटेशन लाइए। कहाँ से लाएंगे 200-300 साल पर डॉक्यूमेंटेशन? वक्फ बाय यूज़र निकालने का मतलब ये है कि कल सरकार ये बोल सकती है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, हम पूरी मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को हम अपने कब्जे में ले रहे हैं। अच्छा, चौथी बात उसमें जो ऑब्जेक्शनेबल है वो ये है कि वक्फ अल औलाद का एक कॉन्सेप्ट है कि कोई मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी को अपनी औलाद के नाम पे वक्फ करता है, उनको मुतवली बना सकता है। ये बोलता है कि भाई इसके जो इनकम आएगी ये ऐसा ऐसा होगा। आप कह रहे हैं कि नहीं होगा, क्योंकि उसमें आप किसी का वो कर रहे हैं, शेयर मार खा रहे हैं। हमारा बोलना ये है कि भारत में अभी जो एग्जिस्टिंग लॉ है, चाहे वो नॉन रिलीजियस हो या पर्सनल लॉ हो, ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को आप किसी भी तरह डिस्पोज कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, एक हिंदू अपने फर्ज करिए 3 बेटे हैं, 1 बेटी 2 बेटा है, उसमें से एक हिंदू विल पावर के जरिए अपनी पूरी जायदाद अपनी एक बेटे को दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है। मुसलमान नहीं दे सकता, सिर्फ 1/3। तीसरी बात यह है कि मुसलमान मैं गिफ्ट कर सकता हूं अपनी औलाद को, मगर मैं अल्लाह के नाम पे वक्फ नहीं कर सकता हूं, इस कानून में जो बिल लाया है। अरे भाई, आप कह रहे हैं नहीं वो दूसरों का क्या होगा? अच्छा, अगर ऐसा ही है तो फिर आपने उत्तराखंड में जो कानून बनाया उसमें तो आपने कह दिया कि विल पावर से आप जिसको देना चाहे दे दो। ये कैसे होगा? ये एक है। पांचवी बात यह है कि ये बिल ये कह रहा है कि जो वही मुसलमान वक्फ कर सकता है जो 5 साल से मुसलमान है। अरे, आपका सर्टिफिकेट देंगे 5 साल के बाद मुझे कि भैया आप मुसलमान हैं, मोदी जी देंगे मुझे बुलाकर फोटो लेके सेल्फी पॉइंट पे ले लो सर्टिफिकेट। आप होते कौन है भाई? अब कल कोई जाकर चैलेंज करेगा कि ये मुसलमान नहीं है, जैसा उसने अगर मुसलमान हुआ उसका फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैसा खत्म होगा? वो एक है। छठी बात उसमें ये है, अच्छा ये जो है
ये सिमिलर प्रोविजन 5 साल का मुसलमान का ना हिंदू एंडोमेंट में है, ना गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में है। पांचवी बात ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा आर्बिट्रसनेस है। अगर कोई जाकर कहेगा कि ये गवर्नमेंट लैंड है, वफ़ की नहीं है, तो कलेक्टर साहब उसका फैसला करेंगे। अब प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ये है कि कोई भी अपने ही केस में जज नहीं हो सकता है। कलेक्टर कैसे डिसाइड करेगा? कलेक्टर पार्टी है, कलेक्टर वो एक है। छठी बात ये है कि ट्राइब्यूनल, अब जो मौजूदा ट्राइब्यूनल है उसमें एक डिस्ट्रिक्ट सीनियर जज जो CJI ऑफ द स्टेट अपॉइंट करते, एक वो शख्स जिसको इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के बारे में मालूम, और एक एमिनेंट आदमी। अब क्या कर रहे हैं आप? रिटायर्ड जज नॉमिनेट गवर्नमेंट, एक रिटायर्ड एम्प्लॉय होगा। अच्छा, अगर दोनों में से दो नहीं रहेंगे तो एक भी कार्रवाई चलाएगा। अरे भाई कैसा होगा बताइए ना, कि कैसा चलाएगा वो? गवर्नमेंट का ही नॉमिनेट होगा, कैसा होगा? अच्छा, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है R गांधी 2010 का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाली सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स विल अपॉइंटेड। आप 83 में कह रहे हैं जॉइंट सेक्रेटरी। एक बात हमको बताइए, आपने तो माशाल्लाह से हम आपको देखते रहते हैं, यूपी में आपने कई पब्लिक के इश्यूज कवर किया। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि कोई यूपी का कलेक्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जजमेंट देगा? बिल्कुल नहीं देगा। आप कह रहे हैं कि कलेक्टर देगा? कौन सा कलेक्टर देगा भाई? कलेक्टर राज इसमें कर दिया। कोई कलेक्टर ना यूपी का देगा, ना राजस्थान का देगा, ना हरियाणा का देगा, ना मध्य प्रदेश का देगा, कोई किसी की कांग्रेस सरकार तो वो भी नहीं देगा। उसको अपनी नौकरी की पड़ी है। और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि रेवेन्यू अथॉरिटीज विल नॉट बेस्टो टाइटल। ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के। तो ये सब चीजें उसमें है। इतना आप खतरनाक उसको बना रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड नहीं रहेगा, सिर्फ पेपर पर रहेगा वक्फ बोर्ड, पूरी सरकार का कब्जा हो जाएगा उसके ऊपर। अच्छा, और एक उसमें तरफे तमाशा ये है कि आपके देखने वालों को हम बोलेंगे कि ये बिल को जाकर पढ़ें, सेक्शन 3A, 3B, 3C और अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 4 पढ़ें। अगर मैं जाकर ये कह दूं कि सौरभ की ये प्रॉपर्टी जो 100 साल से वक्फ नहीं है, तो पेंडिंग इंक्वायरी वक्फ नहीं रहेगी। क्या करने जा रहे हैं भाई आप? और बड़ा उसमें बोलते हैं हम महिलाओं को बना रहे हैं। ये बताइए, 95 एक्ट में कहीं लिखा हुआ था कि महिला मेंबर नहीं बन सकती? पहले ही बन सकती थी। इट वॉज इम्प्लाइड, रोक टोक नहीं थी, बन सकती थी। शायद हुई भी हैं कई हुई हैं। अब और हमने 2 दिए, 2 बना। अरे क्या बना रहे हैं? अच्छा, आखिरी बात जो हमको इस पर सबको ऑब्जेक्शन है कि आप कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम मेंबर होगा। कैसे होगा भाई? एक रिलीजियस फंक्शन है। वक्फ जो है मुसलमानों में हमारे रिलीजन का एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। कैसे वो करेगा? उसको क्या मालूम कैसा करना है? अच्छा, फिर गुरुद्वारा, क्या आप गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में भी एक हिंदू को बनाएंगे? क्या आप किसी हिंदू नहीं, TTD तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में किसी मुसलमान को बनाएंगे क्या? अच्छा, आपको मालूम 4 धाम बोर्ड में आर्टिकल 25 में डेफिनेशन हिंदू का क्या है? हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन। मगर 4 धाम में जब अपॉइंट करते हैं तो सिर्फ हिंदू बनेगा, सिख, बौद्ध और जैन नहीं बनेगा। आप ये सब कर रहे हैं, वहां पर आपके लिए अच्छा है, यहां पर क्यों करना चाहें? तो ये सरकार जो है एक मंसूबाबंद तरीके से, नरेंद्र मोदी की सरकार मुसलमानों की वक्फ की मस्जिदों को, दरगाहों को, प्रॉपर्टीज को छीनना चाहती है। और लिमिटेशन पीरियड आप निकाल दिए। आप कैसे ट्रांसपेरेंट? लिमिटेशन पीरियड आप निकाल रहे हैं तो जो कब्जेदार है उसको तो आप ओनर बना देंगे। एक ये वैसा मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी है आम लोगों को, और ख़ासकर जो मुसलमान नहीं हैं उनके लिए भी। क्या अब तक जो वक्फ एक्ट है उसमें सरकार का कोई दखल नहीं था? मैं वो एक आम आदमी को समझाना चाहता हूँ जो आपको देख रहा है इस वक्त, कि जो वक्फ बोर्ड है वो अपने हिसाब से चीज़ें तय करता है, सरकार का कोई दखल नहीं होता। लेकिन अब सरकार दखल देना चाह रही है, इसलिए आप लोगों को बुरा लग रहा है। नहीं, सरकार का दखल है। सरकार खुद वक्फ बोर्ड का, स्टेट वक्फ बोर्ड का, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का इलेक्शन करवाती है, नंबर 1। सरकार खुद ही CEO को अपॉइंट करती है मुसलमान को। सरकार खुद ही नॉमिनेट करती है 3 लोगों को। इलेक्शन होता है स्टेट में असेंबली के मेंबर्स का, MPs का, और जो बार काउंसिल से जो मुसलमान हैं उनका इलेक्शन होता है, बाकी वो अपॉइंट करते हैं। चौथा ये कि अगर
कोई प्रॉपर्टी कोई वक्फ करता है, सर्वे कमिश्नर सरकार का होता है, सरकार के पैसों सर्वे कमिश्नर सर्वे होता है, सरकार के पैसों से गजट इशू होता है, सरकार के पास ऑडिट रिपोर्ट भी जाती है। ये सब तो गवर्नमेंट का फंक्शन है ना। इसमें सरकार, अब क्या सरकार क्या कर रही है, मॉनिटर करने के बजाय आप निर्णय लेगी, डिसीजन मालिक बन रहे हैं, आप मालिक बन रहे हैं। डीएम को बहुत पावर है। भाई कलेक्ट, देखिए एक बात सुनिए, तो कलेक्टर की हमने बात कर ली, कलेक्टर पे बोझ क्यों डाल रहे हैं आप? कितना काम करेगा कलेक्टर? भाई वो सर्वे कमिश्नर है। तो किरण रिजिजू बोलते नहीं वो रेवेन्यू का मैटर्स कलेक्टर्स नहीं तय करेगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कलेक्टर विल नॉट बेस्टो टाइटल, एंड हाउ कैन कलेक्टर बी द जज इन हिज ओन केस? सरकार खुद ही पार्टी ये आपको ये तो समझना चाहिए, सरकार का रोल है, इसमें कोई नहीं कह रहा है, मगर आप कैसे उसको आप घुसकर बोलेंगे? अच्छा, पहले क्या था, ओरल लेवल पर ओरल सक्सेशन ऑफ मुतवल्ली था, अब आप उसको निकाल दिए। अच्छा, कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, मगर सेक्शन 129 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मैं ओरल गिफ्ट कर सकता हूं अपनी औलाद को, उसको अलाउ कर रहे, ओरल मुतवल्ली का अपॉइंटमेंट रोक दे रहे आप। क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं आप? इनके अगर आप ये बिल को पढ़ेंगे, इसके एक एक 40 अमेंडमेंट नहीं है, ये बर्बाद करने का काम है। मैंने पूरा बिल पढ़ा और सरकार, चूंकि मैं सरकार का ये कहना है कि वो रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग रोक रहे हैं, और तो और मुतवल्ली बना करके उसको अपॉइंट करके जमीनें कब्जा करने का काम हो रहा है। ये बात रिजिजू ने बोली कल हाउस में। कहाँ कब्जा होता है, कैसा कब्जा होता है? जब तक सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट नहीं आती, उसके बाद गजट नोटिफिकेशन इशू नहीं होता जो सरकार करती है, कहाँ कब्जा होता है? कौन कब्जा करता है? कब्जा तो होता ही नहीं है। कहाँ कब्जा हो रहा बताइए? कहाँ पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया? उल्टा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पे कब्जा होता है। वक्फ बोर्ड को ऐसा दिखा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड लैंड ग्रैबर है, आप इतना बढ़ गया उतना। अच्छा, कल पूरी स्पीच में 8 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी है, मंत्री जी सिर्फ 7 एग्जाम्पल्स दे सके। मेरे बाजू एक शिवसेना के एक एमपी बैठे थे, शिंदे ग्रुप के, देखो अब बोलेगा। मेरा अगर ये 15 से बढ़ के बोल दिया तो तू जो बोला करूंगा मैं। 7 पर रुक गए वो। 15 का तो भिजाए थे मीडिया को सेलेक्ट करके, 7 पर रुक गए वो तमिलनाडु गाँव का। अरे भाई, वो गाँव का अगर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट है, गजट इशू हुआ, तो सरकार को पूछिए ना, वक्फ बोर्ड को क्यों? तो ये इनका मामला है। वही साहब, ये बताइए कि सरकार इस बिल को ला रही है, सेशन में, बजट सेशन में इसको लेकर के आई, और हम लोगों को ये बिल रविवार को मतलब इसके जो सेलियंट पॉइंटर्स थे हम लोगों को मिल गया, मीडिया में तरीके से बताया गया कि सब सारी चीज़ें कर रही हैं, महिलाओं का अपॉइंट कर रहे हैं, मदियास को, हम बोहरास को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, मदियास को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, पिछड़ों जो मुस्लिम्स में पिछड़े हैं, जो वक्फ एक्ट है उनको अधिकार नहीं देता है, तो हम उनको मुख्य धारा में ला रहे हैं इस जरिए। तो वो रिफॉर्म की तरह इस बिल को देखा जाना चाहिए, ये सरकार पेश कर रही है। पहले तो बात यह है कि वक्फ के मामलात में कोई भी मुसलमान का डेफिनेशन क्या है? जो अल्लाह को मानता है और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानता है, और जो नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है, नंबर 1। तो जहाँ तक अहमदी का सवाल है, वो नहीं मानते, अलग है, उनका किस्सा अलग है। अब आपको कौन रोक रहा है? आपने जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप 10 साल में कितने पेशवा मुसलमानों को आपने मौका दिया, बता दीजिए। दिल्ली के वक्फ बोर्ड में आपने कितनों को मौका दिया? आपकी प्रदेशों की जो सरकार है वहाँ पर कितनों को आपने मेंबर बनाया? अभी हम असेंबली चुनाव की, पार्लियामेंट चुनाव की बात ही नहीं कर रहे हैं, आपने कितनों को नॉमिनेट चेयरमैन बनाया, बताइए। अरे आप करते कुछ नहीं है और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपके पास, मैंने कहा किरण जी जब कह रहे थे, तुम्हारा पीछे पलट के देखो, एक मुस्लिम एमपी नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे लालेस के पास भी। कौन सी बात कर रहे हैं आप? कहाँ, कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं आप? और आपका, इनका बुनियादी मकसद ये है कि वक्फ बाय यूजर जब निकालेंगे ना, ये पूरे जितने कंटेंशियस मस्जिद है उस पर दावा करेंगे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। आपके डॉक्यूमेंट लाइए, आप डॉक्यूमेंट लाने के, डॉक्यूमेंट बताने के बाद भी आज कोर्ट मसले खोल रही है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मथुरा मस्जिद 1965 में सेंट्रल यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड की इजाज़त से मुसलमान और हिंदू पक्ष बैठकर तस्वीर कर लिए। 8 एकड़ मुसलमानों ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी। 2023 में केस खुल जाता है वक्फ बोर्ड की इजाज़त से, डॉक्यूमेंटेशन की साइन के ऊपर
क्या गारंटी है? मैं जो कह रहा हूँ सच साबित होगा, देखना आप। अब तो वक्त बायूज अगर निकल जाएगा तो फिर जो चाहे कर लो, लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया, जो चाहे कर लो। बोलेंगे खबरस्तान तुम्हारा नहीं है, तुमने बना लिया खबर यहाँ पे, मस्जिद तुम्हारी नहीं है, वक्त बायू खत्म हो गया, लाओ डॉक्यूमेंटेशन लाओ। अब आप लोगों के सामने ऑप्शंस क्या है? आप जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला गया, एक लंबा वक्त आप लोगों के पास है, आप लोग भी आप लोगों से भी कंसल्टेशंस करेंगे। अब ऑप्शंस क्या हैं? क्या चूंकि आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी मेंबर हैं, यू योरसेल्फ यू आर अ लॉ मेकर, क्या कोर्ट जाने का भी एक रास्ता आप लोगों के पास है? अभी तो ये बिल लॉ नहीं बना है। जीपीसी बनाएंगे स्पीकर साहब ओम बिरला साहब, अब उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या रहेंगे, क्या होगा, वो तो वक्त बताएगा। मगर इन प्रिंसिपल हमारी पार्टी और मैं खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ, हम लोग इस बिल के अपोजिशन में हैं और इसका अपोजिशन करते रहेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी को ये प्रेजेंट फॉर्म में ये बिल पसंद नहीं है, हम इसको कबूल नहीं करेंगे, वक्त बर्बाद हो जाएगा। ये हमारा दीन का हिस्सा है, ये हमारे रिलीजन का हिस्सा है। आप बोलेंगे फिर क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए कि हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को जो समरी एविक्शन पावर्स है आप दीजिए, वक्फ बोर्ड को कानून लाइए, हम निकालेंगे पूरे एंक्रोचर्स को। अच्छा, और एक चीज़, अगर मैं किसी एंक्रोचर के खिलाफ केस जीतता हूँ ना सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी, तब भी उस पर अमल नहीं होता, मुझे जाकर सिविल कोर्ट में ईपी पिटीशन डालना पड़ता है। आप वो पावर्स दिए। दूसरा, जितने स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप जहाँ पर वक्फ प्रॉपर्टी अभी एम्प्टी है उसको डेवलप करने के लिए पैसा दीजिए ना, चलिए ग्रांट दीजिए। 10 साल में आपने क्या किया बताइए? आप वो भी नहीं करते। आप दीजिए, हम डेवलप करेंगे, इनकम बढ़ाएंगे, या फिर आप लोन के तौर पर दीजिए, हम उसको वापस करेंगे। आप वो भी नहीं करते। भाई आप करे क्या हैं? आप ना तो इंक्रोचर्स को निकालना चाहते, ना आप डेवलप करना चाहते, उल्टा आप वक्फ बोर्ड से, मुसलमानों से वो प्रॉपर्टीज को छीनना चाहते हैं अपने आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। आखिरी सवाल आपसे, अब ये सब सारी बातें हो गई हैं, अभी हाल ही में हमने देखा है कि पिछले साल सुनहरी मस्जिद है जो पार्लियामेंट के नज़दीक है, एनडीएमसी उसको डिमोलिश करके वहाँ रास्ता चौड़ा करने के लिए करना चाहती, लेकिन फिर हाईकोर्ट ने एक कमेटी बना दी कि ये वक्फ की है कि नहीं है, ये संरक्षित है कि नहीं है। तमाम लोग जो इंटेलेक्चुअल्स इनसे बात हो रही थी उनको ये लग रहा है कि जो 200 साल पुरानी, आपने भी कहा 300 साल पुरानी मस्जिदें हैं, इनके रिकॉर्ड्स नहीं हैं, उनको भी सरकार अपने कब्जे में लेकर के और जो चाहे कर सकती है। क्या ये भी एक बहुत बड़ी आशंका है आप लोगों को? बाबरी मस्जिद के जजमेंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से मुझे इख्तलाफ है, मैंने उसको कहा गलत फैसला है, मगर उस फैसले में बोलता हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों ने अपना कंटिन्यूस पोजीशन नहीं दिखाया, हिंदुओं ने दिखाया और आस्था की बुनियाद पर दे दिया। अब कल आप किसी एक जगह पर मस्जिद में बोलेंगे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी, उसका चेंज कर लो, जो चाहे कर लो आप। सुनेरी बाग की मस्जिद का जो मैं सुना हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कभी वहाँ जाइए। मैंने किया पूरी स्टोरी, डिटेल स्टोरी किया। नहीं, अभी आज के तारीख में शायद आपको मालूम होगा, अगर प्राइम मिनिस्टर का मूवमेंट बोलते हैं उसको, उस वक्त नमाज नहीं होती वहाँ पर। क्यों नहीं होती भाई? अगर प्राइम मिनिस्टर का मूवमेंट किसी गिरजाघर, गुरुद्वारा और मंदिर के सामने होगा तो वहाँ पर पूजा नहीं होगी। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर का मूवमेंट होगा कॉन्वॉय का, उस वक्त नमाज नहीं होती वहाँ पर। क्यों नहीं होती? क्या वजह है बताइए? शुरू हो चुका है ये, बोलते नहीं है डर के वो लोग बेचारे, जी मस्जिद के लोग डर के बोलते नहीं है। आप ये कर रहे हैं। और उस जगह पर उस मस्जिद में तो मुजाहिदीन आज़ादी नमाज पढ़ते थे, अंग्रेजों के खिलाफ डंडे खाते थे, कई फ्रीडम फाइटर्स थे वहाँ, डंडे खाते थे, मरते थे, लड़ते थे गांधी जी के साथ, नेहरू के साथ, और आकर वहाँ पर नमाज पढ़ते थे। संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में जाकर बैठते थे, तकरीर करते थे, वहाँ पर आकर नमाज पढ़ते थे। आप उसी मस्जिद को निकाल दीजिए। वो छोड़िए, मेरे घर के सामने, ये जिस घर में हम बैठे हुए हैं, 84 में मेरे वालिद साहब यहाँ पर आए थे, मुझे जीतने के बाद मैं लकी था, मिल गया। इलेक्शन कमीशन और मेरे घर के दरमियान में खबर थी, हटा दी गई। कोविड जैसा ख़त्म हुआ, खबर तोड़ दिया आपने। अरे भाई, ये तो बता रहा हूँ आपको, जब अब तो कानूनन जब इनको ये ओनर बन जाएंगे तो कुछ भी कर लेंगे। सरकार की मंशा क्या लगती है? सरकार की मंशा सिर्फ यही है कि मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को छीन लिया जाए। अच्छा, बोलेंगे दरगाह कौन सी? आप जाकर देखिए, गूगल में सर्च करिए, एकनाथ शिंदे ने बयान दिया कि हाजी मलंग की दरगाह नहीं है,
अब इस कानून में कलेक्टर के पास जाएगा डिस्प्यूट। अब कोई कलेक्टर राइट थिंकिंग कलेक्टर बोलेगा उसको, वो अपनी के मौत के परवाने पे साइन करेगा या फिर बोलेगा कि हाँ हाँ सर बिल्कुल दरगाह नहीं है। अच्छा एक और मामला है, ये रंग बिरंगी कपड़े पहनने वाले मौलानाओं को टीवी बिठाते हैं। ये लोग इतने बेकार हैं, इनके बारे में जितना बोला कम है। मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप पढ़िए इस लॉ को, आपको कुछ सौदा करना है सरकार से करिए, मगर ये तो मत करिए। आपको लगता है फिक्स मैच है जो मौलाना बैठे? अरे कौन, अरे अच्छा उनका ख्वाजा अजमेरी सुल्तान हिंद गरीब नवाज की दरगाह तो वक्फ में नहीं आती, उसका अलग ही मामला है जी। आप आकर ज्ञान बांट रहे हैं। अबे पढ़ तो ले कम से कम, अगर पढ़ना नहीं आता तू थम्स अप है तो किसको बिठा के पढ़ा ले। क्यों इस तरह की बेकार फजूल बातें करते हैं? भाई सबको आके बोल रहा है अबे पढ़ो तो सही, तुम्हारी मौत का परवाना ये है, बन जाएगा ये बिल तुम्हारे। मर खुश करना है मोदी जी को। अरे अल्लाह से डरो, सबको जाना है इस दुनिया से, कोई मैं भी नेक नहीं हूं, मगर कम से कम इतना तो मत करो कि आने वाली नस्ल तुमको कोसे। ये काम हो रहा है। तो हमने डिटेल में समझा, वैसे हिसाब से सारे सवाल पूछे और कोशिश किया कि जो आम लोग हैं, मुस्लिम भी समझे और हिंदू भी समझे कि इस बिल को लेकर के क्या आपत्तियां हैं मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की और लॉ मेकर्स की और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी सदस्य हैं वैसे साहब। तो हमने कोशिश की, क्योंकि खुद लॉयर भी हैं, सांसद भी हैं, तो बेहतर तरीके से समझाने के लिए कोशिश हम लोगों ने की थी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।